ये इससे पहले कभी नहीं देखे गए क्योंकि ये बहुत धुंधले दिखाई पड़ते थे। डेविड और जेन ने सोलर सिस्टम के एक बिल्कुल नए हिस्से की खोज की जो काइपर बेल्ट के नाम से जाना गया। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि काइपर बेल्ट ऐसे ही छोटे छोटे लाखों ऑब्जेक्ट्स का घर है। जितनी ऑब्जेक्ट्स हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद हैं, उसके भी हजारों गुना ऑब्जेक्ट्स काइपर बेल्ट का हिस्सा हैं, जो कि दशकों से इंसानों से अनजान बने रहे जब तक कि इन्हें खोजा नहीं गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये बेल्ट अरबों मील में फैली हुई है और इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से लाखों मील दूरी पर हैं और इन्हीं छोटे ऑब्जेक्ट्स में से एक है प्लूटो। इसलिए दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स प्लूटो को एक प्लैनेट मानने से इनकार करते हैं। लेकिन इससे प्लूटो की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि प्लूटो ही वो ऑब्जेक्ट है जिसने हमें हमारे सोलर सिस्टम के उस हिस्से को खोज निकालने में मदद की जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। दशकों से प्लूटो हमारे प्लैनेट्स के बीच एक अलग सी पहचान लिए काइपर बेल्ट की तरफ इशारा कर रहा था। ये बात आखिर किसे पता थी? पिछले दशक में खोजकर्ताओं ने काइपर बेल्ट के कई ऑब्जेक्ट्स की खोज की जो साइज और शेप में एक दूसरे से अलग थे और ये सभी अलग अलग ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। इनमें से कुछ प्लूटो की तरह बड़े थे जिन्हें बॉने प्लेनेट का नाम दिया गया। काइपर बेल्ट की खोज ने लाखों छोटे छोटे प्लैनेट्स के एक नए संसार का रास्ता खोल दिया जिसमें से हर एक अपने आप में अलग दुनिया है। किसी पर बर्फ है, किसी पर वायुमंडल है, तो कुछ के तो अपने चंद्रमा भी हैं। इनकी अलग अलग खूबियां ही इन्हें दिलचस्प बनाती हैं, जिनके बारे में सोचने पर ऐसा लगता है कि इनमें से हर एक को जानना बहुत रोमांचक होगा। ये समय की बर्फ में जमे वो टुकड़े हैं जो हमें अरबों साल पुरानी अतीत की झलक दिखा सकते हैं और इनमें से हर एक को जानना विज्ञान के लिए मददगार साबित होगा। हमें पता लग पाएगा कि हमारा सोलर सिस्टम अपने बनने के वक्त कैसा था। अब मुश्किल यह है कि ये ऑब्जेक्ट्स भले ही लाखों में हों, पर धरती पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर की गई केवल धुंधले और चंद पिक्सल वाली इनकी तस्वीरें ही हमारे पास हैं, जिनसे इनके बारे में कुछ पता नहीं लगता। सोचिए कैसा हो अगर एक स्पेसक्राफ्ट हम ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट के पास भेज पाएं और उसे करीब से जान पाएं। खुशकिस्मती से न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट अल्टीमा टूले की खोज में निकल पड़ा था। मिशन का सबसे बड़ा दूसरा मकसद ही अल्टीमा के करीब जाकर उसकी तस्वीरें लेना था। अप्रैल 2011 है। न्यू होराइजन्स प्लूटो के पार जाकर सोलर सिस्टम का सफर बड़ी तेजी से कर रहा था और तभी एक दिक्कत आती है। न्यू होराइजन्स के अगले टारगेट को लेकर कई चुनौती टीम के सामने थी। इसे जब लॉन्च किया गया था तो अपने टारगेट पर जाने के लिए स्पेस के खास हिस्से की दिशा देते हुए इसे छोड़ा गया था, लेकिन केवल दिशा देने से ही ऑब्जेक्ट तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल, थ्रस्ट और दूसरी चीजें होती हैं जो मिशन के बीच में आगे का रास्ता तय करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को दूसरी दिशा में मोड़ने के काम आती हैं। स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल की एक लिमिट होती है, यानी कि फ्यूल को कब यूज करना है। ये बात मिशन में काफी पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि ईंधन का गलत इस्तेमाल सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। एक बार बेवजह खर्च किए फ्यूल की भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि धरती से अरबों मील दूर स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल नहीं डाला जा सकता। और क्या गारंटी है कि धरती से इतनी दूर कई सालों बाद इसके सभी फंक्शंस ठीक ठीक काम करेंगे, खास करके थ्रस्ट जिससे इसे मोड़ा जाता है। एक ऐसी ही मुश्किल अब टीम के सामने थी। वो अल्टीमा की खोज में स्पेस के एक ऐसे स्पॉट पर नजर गड़ाए हुए थे जिसमें ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ पाना सबसे मुश्किल काम है। ये मिल्की वे के बीच में है, जहां हर जगह घने चमकदार तारों का झुंड दिखाई पड़ता है जो लाखों की संख्या में है। ऐसे में ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। टीम को अब ये चिंता थी कि 2014 में किसी भी हाल में उन्हें अल्टीमा को ढूंढना है, नहीं तो वे न्यू होराइजन्स को पहले से तैयार करके उसकी दिशा में नहीं मोड़ पाएंगे और स्पेस में भटकते रहेंगे।
समय तेजी से निकल रहा था तो टीम ने बीच में हबल टेलीस्कोप को ले लिया। केवल हबल में ही वो ताकत थी जो धरती से अरबों मील दूर किसी धुंधले दिखाई पड़ते ऑब्जेक्ट को कैमरे में पकड़ सके। और हुआ भी ऐसा ही। 2014 में ही हबल को प्रयोग करके टीम ने अल्टीमा को ढूंढ लिया। अब वे न्यू होराइजन्स को बता सकते थे कि उसे किस दिशा में जाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना हमें लगता है, क्योंकि अल्टीमा लगातार स्पेस में मूव कर रहा था और जब न्यू होराइजन्स उसके पास पहुंचेगा तो अभी की स्थिति के हिसाब से वो भविष्य में कहां होगा। ये काम बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन का है जिसमें सभी चीजों का ध्यान रखना है। स्पेसक्राफ्ट कितनी तेजी से चल रहा है और आगे चलकर उसकी स्पीड में क्या बदलाव आएगा और अल्टीमा की स्पीड क्या होगी, वगैरह वगैरह। ये कैलकुलेशन दिमाग चकराने वाली होगी जिसे आम इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड के एक छोटे से हिस्से भर की गलती पूरा खेल बिगाड़ सकती है। हबल से ली गई इमेज से टीम को अल्टीमा की ऑर्बिट का पता तो लग गया था, लेकिन उन्हें इसके बारे में अभी और जानना था। टीम को कोई आइडिया नहीं था कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इसकी बनावट कैसी है। वे इसके आकार से बिल्कुल अनजान थे और ये सब जानने के लिए उन्हें एक आकाशीय घटना होने का इंतजार था जिसे ऑकल्टेशन कहा जाता है। आइए इसे आसानी से समझते हैं। मान लीजिए आप बीच के किनारे पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे हैं। इतने में कोई इंसान आपके सामने से होकर गुजरता है तो उसकी परछाई आपके फेस पर बनती है। ठीक यही चीज ऑकल्टेशन में होती है। जब किसी बड़े स्टार के सामने से कोई ऑब्जेक्ट गुजरता है तो उससे बहुत दूर मौजूद हमारी धरती पर उसकी परछाई बनती है। अगर आप इसकी परछाई के समय और आकार को लेकर सही कैलकुलेशन करें तो आपको पता लग जाएगा कि स्टार के सामने से होकर गुजरने वाला ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था। लेकिन इसके लिए आपको सही समय और सही जगह पर पहुंचना होगा, क्योंकि स्पेस में मौजूद किसी दूर के तारे के आगे से गुजरने पर उस आकाशीय पिंड की परछाई धरती के कौन से हिस्से में दिखाई देगी, इस बात का पता होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट कहां था ये तो टीम को हबल ने बता दिया था, लेकिन वह कौन से तारे की रोशनी को क्रॉस करके धरती पर अपनी परछाई बनाएगा, ये मालूम करना अभी बाकी था। टीम को स्पेस में मौजूद किसी ऐसे तारे की खोज थी जिससे आती रोशनी को अल्टीमा कुछ सेकंड्स के लिए ब्लॉक करे और उसकी परछाई को धरती पर देखा जा सके। और यहीं पर काम आई गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी। गाया स्पेस में मौजूद वो ऑब्जर्वेटरी है जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। तभी से ये हमारी गैलेक्सी में मौजूद 1 अरब से भी ज्यादा तारों और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज का 3D मैप बना रही है। तारों की पोजीशन, डिस्टेंस और मोशन को लेकर इसकी गणनाओं की शुद्धता बहुत ज्यादा है। इससे हमारी गैलेक्सी में मौजूद बहुत दूर के तारों के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा तारा कब और किस दिशा में दिखाई देगा। 2017 की समर तक एक ऐसे ही तारे को टीम ने खोज निकाला जिसकी रोशनी के रास्ते से गुजरकर अल्टीमा धरती पर अपनी परछाई बनाने वाला था। और जिन जगहों पर यह परछाई बनने वाली थी उनमें अर्जेंटीना के माउंटेन्स और साउथ अफ्रीका के ग्रामीण इलाके शामिल थे। धरती से 4 अरब मील दूर किसी ऑब्जेक्ट की 2 सेकंड की परछाई को कैप्चर करने के लिए टीम ने बड़ी उम्मीद से कई टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना भेजे।